Even today I'll discuss about description of sound wave. So we have a diagram. This one diagram is the formation of wave like this. Okay, so in this wave we have some compressions and rarefaction and also some trough and crest. So which one is the crest and which one is the trough? This one is the crest. Crest means peak point and trough is the deep point. Okay, and compressions and rarefaction, how to recognize compressions and rarefaction? Rarefaction means trough मतलब this one deep point, this one deep point is the rarefaction and this one peak point is the compressions indicate the peak point, I mean crest. C for crest, C for compression. Okay, and trough को R से मतलब rarefaction के लिए होगा. तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेव को समझ सकते हैं. और देखो इधर क्या दिखाया गया कि मैक्सिमम पॉइंट पे जब होगा उसमें मैक्सिमम डेंसिटी आपको दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो है वो एवरेज डेंसिटी और प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज साउंड वेव जो है ना, साउंड वेव का स्पीड वो डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे, मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है. इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर दिए कि दिस वन साइड द मैक्सिमम डेंसिटी एंड प्रेशर और एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, और यहाँ पे मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर कुछ इस तरीके से दिखा दिए हैं. तो हम जानते हैं कि नेगेटिव साइड है तो मिनिमम ही होगा और ये पॉजिटिव साइड है तो मैक्सिमम होगा. मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट को अप साइड मैक्सिमम दिखाता है और डाउन साइड मिनिमम को दिखाता है और बीच में क्या दिखाएगा एवरेज. ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है. अब रही बात वेवलेंथ, तो वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ को मेजर करने का दो तरीका है, या तो कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन तुम मेजर कर लो या फिर रेरिफेक्शन टू रेरिफेक्शन मेजर कर लो. मतलब पीक टू पीक, मतलब यहाँ से यहाँ देखो हाफ वेव हो गया, दिस वन हाफ वेव, ये हाफ वेव हुआ और फिर ये वाला हाफ वेव, दोनों मिलकर कितना हो गया टोटल वन वेव, टोटल कंप्लीट वेव हो गया. मतलब वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेरिफेक्शन मिल करके क्या बनाता है, एक वेव बनाता है, एक कंप्लीट वेव. कॉम्प्रेशन का मतलब सिर्फ इतना ही मत समझना, ये पूरा कॉम्प्रेशन है. दिस वन इज द कॉम्प्रेशन एंड दिस वन इज द रेरिफेक्शन. और यदि क्रेस्ट की बात करें तो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉफ इज द कंप्लीट वन वेव. ठीक है, वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेरिफेक्शन गिव्स अस या कंप्लीट वन वेव and also one crest and one trough gives us the one complete wave. So wavelength, its wavelength मतलब यहाँ से यदि इस पॉइंट से यहाँ से देखो, इस पॉइंट बीच से स्टार्ट किया तो बीच में ख़त्म कर रहे हैं, है ना, बीच से स्टार्ट करके बीच में ख़त्म कर रहे हैं. मतलब दिस पॉइंट ये पूरा कंप्लीट वेव दिखा रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. ठीक है, तो ये हमारा जो वेव वन वेव है उसका वेव लेंथ जो होता है वो लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब सारा चीज़ को समझते हैं. एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड. तो इसको समझते हैं थोड़ा हम लोग थियोरेटिकली कुछ इस तरीके से. एम्पलीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल ए. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजिशन. मीन पोजिशन हमारा कौन सा यहाँ पे है? मीन पोजिशन मतलब ये लाइन, दिस वन लाइन इज द मीन पोजिशन. ओके, तो इधर साइड आपको क्या देखना है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. चाहे तुम इधर डाउन साइड देख लो या फिर अप साइड देख लो. तो ये डाउन साइड ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड दिखाएगा, दिस वन इज द पॉजिटिव साइड, दिस वन विल बी डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ओके, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट विल बी मीटर. नेक्स्ट वन हमारा केस आता है फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय न्यू और एफ. आप न्यू से भी लिख सकते हैं, भी लिखते हैं ना, भी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो न्यू इसको पढ़ा जाता है, NEO न्यू. ठीक है, न्यू और फ्रीक्वेंसी, या तो फिर तुम उसको स्मॉल एफ से लिखो फ्रीक्वेंसी. तो इसको फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब क्या समझे आप? कंप्लीट वेव, है ना, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, लेकिन पर यूनिट टाइम होगा. मतलब कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को दिखा सकते हो. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड. हो सकता है कि यहाँ पे जो कंप्लीट ऑसिलेशन है वो 4 है, मतलब 4 वेव है, 5 वेव है, 6 वेव है, जितना भी वेव होगा यहाँ पे लिखना है 6 वेव है. डिवाइड टाइम हो सकता है 2 सेकेंड लिया तो 2 सेकेंड लिख दो. तो टोटल कितना हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा? 6, 2/6 मतलब कितना मिला? 6/2 मिल गया 3, मतलब 3 मतलब यूनिट मिला. और इसका यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड. क्योंकि देखो ऊपर नंबर है ना, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नीचे टाइम है तो इसका सेकंड, मतलब पर सेकंड आपका इसका यूनिट मिलेगा. और इस पर सेकंड को हर्ट्ज बोला जाता है. हर्ट्ज साइंटिस्ट अपने अपने नाम पे इसको रखा है कि पर सेकंड इज इक्वल्स टू हर्ट्ज, मतलब 1 पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज. ओके, दिस वन इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, उसके बाद आता है टाइम पीरियड. दिस वन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशंस को, मतलब एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन को जितना करने में टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड. तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी ऑसिलेशन का ही बात किया है,
दिस वन इज ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड यदि हम वन सिंगल ऑसिलेशन की बात करूँ, सिंगल ऑसिलेशन के लिए, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी का ही तो रेसिप्रोकल टाइम पीरियड हो रहा है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम को यहाँ ले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नीचे चला जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे वन ऑसिलेशन हुआ तो हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी फॉर वन ऑसिलेशन। यहाँ पे कंडीशन डाल देना पड़ेगा, फॉर वन ऑसिलेशन, मतलब वन वेव के लिए है ये, सिंगल वेव के लिए, सिंगल ऑसिलेशन के लिए है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट विल बी यूनिट इज द सेकंड, क्योंकि देखो पर सेकंड इसका होता है ना, पर सेकंड इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट वन हमारा आता है वेव लेंथ, लेमडा, जिसको इंडिकेट कैसे करते हैं, लेमडा से। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस और रेरिफैक्शन। ये वाला देख सकते हो डायग्राम में तुम्हारा दिया हुआ है, कंप्रेशन टू कंप्रेशन और रेरिफैक्शन टू रेरिफैक्शन। दो चीज़ चाहिए ना, या तो तुम कंप्रेशन से कंप्रेशन तक ले लो तो एक वेव मिलेगा, या तो फिर रेरिफैक्शन टू रेरिफैक्शन ले लो, एक वेव मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिए रेरिफैक्शन से रेरिफैक्शन, मतलब दो चीज़ चाहिए, एक कंप्रेशन एक रेरिफैक्शन, आपको एक वेव मिल जाएगा, कंप्लीट वेव। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल दे रहा है कि क्या चीज़ है हमारा डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेरिफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इट्स यूनिट विल बी मीटर ऑल्सो, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही तो है, मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेव स्पीड। और स्पीड को कैसे बोलोगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू नो ऑलरेडी फ्रॉम चैप्टर 1। सो हियर वेव स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, इसको भी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टू वेव पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव पर यूनिट टाइम, मतलब वेव जो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा कितने उस टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज द स्पीड वेव, है ना, मतलब वेव का स्पीड होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साउंड वेव इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लेमडा दिस वन, और टाइम पीरियड मतलब टी, तो v इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइड बाई टी। ये चीज़ हो गया आपका वेवलेंथ, मतलब सॉरी वेव स्पीड। तो इसको दूसरे फॉर्म में भी हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो देखो इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, लेमडा इंटू 1 बाई टी, इस तरीके से। और 1 बाई टी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया आपको, एक तो फार्मूला ये है वेवलेंथ अपॉन टाइम दिस वन, एक फार्मूला आपको अब यहाँ से मिल गया कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको वेव स्पीड का एक और फार्मूला मिल गया। दो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी साउंड वेव बोल रहे हैं, साउंड वेव नहीं, साउंड वेव, हाँ साउंड वेव चलेगा। यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो अच्छा लगेगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसको इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग, वी से। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी दिस वन। तो दो फार्मूला हमारे पास है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इस फार्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, जो वही जो होता है तुम्हारा डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का जो टाइम का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो वही यहाँ भी होगा, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि लेमडा मीटर में है, टाइम सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड, सो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड, जितना सारा चीज़ को समझ गए हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या किस तरीके से क्वेश्चन रहता है अपना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि द फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जांपल से एक फॉर एग्जांपल दिस वन, एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज, है ना, 200 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 200 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 200 हर्ट्ज। ओके, देन यहाँ पे कैलकुलेट आपको क्या करना है, और टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया है 1 मिनट, टाइम इज गिवन 1 मिनट। तो पूछा जा रहा है आपको कि 1 मिनट में कितना बार वाइब्रेट करेगा ये, 1 मिनट में कितना वाइब्रेशन होगा, यदि फ्रीक्वेंसी इसका 200 हर्ट्ज है तो कैलकुलेशन करने का तरीका सिंपल है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, दिस वन फ्रीक्वेंसी, यही तो वाइब्रेशन को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी इज द मतलब फ्रीक्वेंसी जो है सो यहाँ पे वाइब्रेशन को हम लोग को बता रहा है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन जो है कितना है, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, जो ये 1 सेकेंड में बता रहा है वही हमको फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 200 टाइम्स, क्योंकि जितना हर्ट्ज होगा ना वही चीज़ हमको यहाँ पे बताएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, फॉर 1 सेकंड। तो ये 2 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 200।
इन 1 सेकेंड, है ना, वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इतना हो गया। तो इतना 200 टाइम्स तुम्हारा वाइब्रेट हो रहा है कितना, 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना बार वाइब्रेट होगा, तो कुछ नहीं करने से साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइब्रेशन इन, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो होगा वाइब्रेशंस इन 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स मतलब ये 1 मिनट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 200 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 160 को, तो आपको कितना मिल जाता है 12,000 टाइम्स, इतना टाइम्स वाइब्रेट होगा। तो ये आंसर एक ठो मिल गया। अब बोलता है टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कीजिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब इतना कैलकुलेट होने में टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो टाइम पीरियड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ 1/f। तो फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 200, दिस वन फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0.005 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 0.005 सेकेंड। मतलब जब फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करते हो ना तो एक ऑसिलेशन को देखा जाता है, टोटल ऑसिलेशन को, टोटल वाइब्रेशन को नहीं देखा जाता, तो वह सिंगल वाइब्रेशन के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे टाइम पीरियड मिल गया 0.005 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पूछ रहा है कि ए वेव टू प्रोड्यूस 10 कॉम्प्रेशन एंड 10 रेरिफैक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्प्रेशन जो है वो 10 है, कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन इज 10 एंड नंबर ऑफ रेरिफैक्शन इज 10, दोनों 10 है, ठीक है। इन 0.5 सेकेंड, टाइम कितना दे रहा है, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। इतना टाइम में इतना बार कॉम्प्रेशन और इतना रेरिफैक्शन वहाँ पे जनरेट हो रहा है, इतना टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड सक्सेसिव रेरिफैक्शन इज 25 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेरिफैक्शन के बीच का डिस्टेंस जो है, इसके बीच का डिस्टेंस वो बोल रहा है कितना, ये बोल रहा है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम लोग जानते हैं एक वेव के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, देन कॉम्प्रेशन, मतलब कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन एक वेव होता है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमको मिला है, तो ये नहीं मिला, मतलब पूरा डिस्टेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, तब हमको पूरा वेव मिलेगा, ठीक है। तो उसको देखो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब समझ गए। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रेशंस दिया हुआ है 10-10, तो आप इससे क्या समझ रहे हो, 10 कॉम्प्रेशंस एंड 10 रेरिफैक्शन है, तो दोनों मिला करके क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेरिफैक्शन, 1 कॉम्प्रेशन एंड 1 रेरिफैक्शन मिल करके क्या बनता है, मिल करके बनता है हमारा 1 वेव, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम देख सकते हैं, देखो यही बोले ना कि एक और यहाँ पे रेरिफैक्शन डाल दो, तो रेरिफैक्शन टू रेरिफैक्शन, 2 रेरिफैक्शन हुआ और 2 कॉम्प्रेशन हुआ, देखो 2 वेव बन गया, 1 वेव इधर लैम्बडा, 1 वेव इधर, टोटल टू वेव बना। तो टोटल कितना कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन है यहाँ पे हमारा 1 2 कॉम्प्रेशन 2 रेरिफैक्शन, मतलब नंबर इज 4 यदि टोटल ये मिल के हो रहा है तो हमारा दोनों इवेन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 कॉम्प्रेशन और 3 रेरिफैक्शन कर दोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा सारा आंसर, दोनों इवन में, दोनों इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जैसे कॉम्प्रेशन 2 है तो रेरिफैक्शन भी 2 होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 को क्या करो 4/2, तो हमको कितना मिला, वेव 2 वेव मिलेगा यहाँ से। मतलब जितना है कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन दोनों को मिला के 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तुमको वेव मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है हमको नंबर ऑफ वेव्स कितना दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब करोगे तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ वेव्स जो है सोच कितना टाइम में 0.5 सेकेंड में जो है वो कितना है हमारा, ये है 10। क्यों, क्योंकि 10 + 10 कर दो, 10 कॉम्प्रेशन 10 रेरिफैक्शन डिवाइड बाई 2, मतलब हमको नंबर ऑफ वेव कितना मिला 10, 10 + 10 20/2 10 मिलेगा, तो नंबर ऑफ वेव्स हमको 10 मिला, ठीक है। अब हमको यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वेव्स जो फार्मूला है उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बोल दो या तो नंबर ऑफ वेव्स बोल सकते हो, है ना, नंबर ऑफ वेव्स चलो लिखते हैं, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम पीरियड, डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ वेव्स कितना है हमारा, नंबर ऑफ वेव्स 10 है, ये चीज़ डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है 0.5, यही ना टाइम पीरियड देखो 0.5, तो कितना आ जाएगा हमारा रिजल्ट, ये आ जाएगा, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ऊपर जाएगा मतलब टोटल कुल मिला के 20 आ जाएगा, तो ये आपका 20 हर्ट्ज आ गया, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कैलकुलेट हो गया कितना 20 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड निकालते हैं,
तो टाइम पीरियड जस्ट इसी का रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो दिस वन विल बी 1/20, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 20 हर्ट्ज मिला, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 0.05 सेकेंड, दिस वन। तो टाइम पीरियड इतना मिला 0.05 सेकेंड। वन ऑसिलेशन में हमको इतना टाइम लग रहा है, ये तो कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम है ना, 0.5 सेकंड इधर फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, कितना 10 ऑसिलेशन के लिए, तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना मेरा होगा 0.05 सेकंड, ठीक है। तो फॉर सिंगल ऑसिलेशन 0.05 सेकंड। अब नेक्स्ट निकालना हमको वेव लेंथ, तो वेव लेंथ निकालो। तो वेव लेंथ का जो फार्मूला होता है, वेव लेंथ इज इक्वल्स टू, होता है क्या चीज़, वेव लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमको एक साइड का दिया, हम पहले आपको समझा दिए, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 25 दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ एक और चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस हमको पता करना है, तो 25 को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, डायरेक्ट लिखो, वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन। तो यहाँ पे सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस तो नहीं दिया था, एक कॉम्प्रेशन और रेरिफिकेशन के बीच का डिस्टेंस दिया 25 सेंटीमीटर, बट सक्सेसिव के लिए यहाँ तक करना पड़ेगा, तो इसका डिस्टेंस को ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 25 × 2, दिस वन विल बी 50 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, दिस वन इज द वेवलेंथ, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता स्पीड, तो कैसे कैलकुलेट करते स्पीड, तो स्पीड ऑफ वेव, ऐसे स्पीड ऑफ साउंड वेव यदि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता, तो कैलकुलेट क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, अभी कुछ देर पहले रीड किए हैं, क्या चीज़ है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ रीड किए हैं। तो वेवलेंथ हमारा कितना है 0.5, और फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 20, यही है ना, 0.5 × फ्रीक्वेंसी 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा, तो वही चीज़ है, कितना हो जाएगा 20, तो ये मिल जाएगा हमको कितना, इसके नीचे 10, 1 0 0 कैंसिल, 5 2 10, मतलब हमको कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, दिस वन। इस तरीके से देखो, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी वी हैव वेवलेंथ इज 0.5 मीटर, दिस वन, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 20 हर्ज, गिवन नहीं कैलकुलेट करने पर आया था 20 हर्ज, तो दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल को इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से आप में परफेक्टनेस आएगा। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।